बनावट के आधार पर शब्द। रूढ़ि शब्द जिन शब्द के सार्थक खंड न हो सके, जैसे रात, घर, पुस्तक। यौगिक शब्द वे शब्द जिनका निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों से हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विश्वविद्यालय, देवालय, सदैव। रूढ़ि यौगिक शब्द वे शब्द जिनका निर्माण दो या अधिक शब्दों से होता है, लेकिन वे शब्द सामान्य अर्थ की सूचना न देकर एक विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे पंकज, जो जन्मा है कीचड़ में, कमल। नीरद, पानी देता है, जो बादल। उत्पत्ति के आधार पर। तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम, संकर। एक तत्सम तत् प्लस सम अर्थात उसके समान संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ठीक उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं जैसे संस्कृत में है। उदाहरण सर्वदा, राष्ट्र, सूर्य, पत्र, चंद्र, दुग्ध, घृत, गृह, कर्म आदि। दो तद्भव तत् प्लस भव इज इक्वल टू उत्पन्न होना या विकसित होना अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न होकर विभिन्न कालखंडों में प्राकृत पाली अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे कृष्ण से विकसित होकर कान्हा बना, वर्षा से बरसा या हस्त से हाथ बना, अग्नि से आग बना। तीन देशी या देशज शब्द ऐसे शब्द जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से या उनकी बोलियों से लिए गए हैं या जिनकी उत्पत्ति का पता न हो, उदाहरण झाड़ू, चीनी, टांग, खाट, चपत, लोटा, डिब्बा आदि। चार विदेशी या आगत शब्द अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी फारसी शब्द कागज, कानून, लालटेन, लैंटर्न से खत, जिला, दरोगा आदि। उदाहरण अरबी आदमी, औरत, अदालत, तनख्वाह, तारीख, कर्ज, जुलूस, जहाज, दुकान, शराब, मौसम। फारसी आमदनी, आवाज, गुलाब, दिल, दवा, पुल, पर्दा, मकान, मजदूर, शादी, सरदार, सरकार, हजार इत्यादि। अंग्रेजी मजिस्ट्रेट, पुलिस, वोट, पेंशन, प्लेग, मलेरिया, कैंसर, कार, स्कूटर, साइकिल, रेल। तुर्की उर्दू, कैंची, चाकू, ताश, लाश, बारूद, बीबी। पुर्तगाली कमरा, आलमारी, गमला, काफी, काजू, पपीता, बोतल। चीनी चाय, लीची, चीकू। जापानी रिक्शा। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी भाषा का जबकि गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण हिंदी और अरबी बटा फारसी थानेदार, घड़ीसाज। हिंदी और संस्कृत वर्षगांठ, पूंजीपति अंग्रेजी और अरबी बटा फारसी अफसरशाही, बीमा पॉलिसी आदि। अर्थ के आधार पर शब्द। एक अभिधा शब्द की शक्ति के द्वारा किसी शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ बताने वाले शब्दों को अभिधा या वाचक कहते हैं। शब्दों को समझना बहुत ही आसान होता है। जैसे तुम मूर्ख हो। दो लक्षणा जो अपना शाब्दिक अर्थ न देकर किसी प्रयोजनवश अर्थ विशेष या दूसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, लक्षणा शब्द कहलाते हैं। जैसे मोहन गधा है। तीन व्यंजना ये शब्द न अभिधा होते हैं, न लक्षणा बल्कि दोनों से भिन्न होते हैं। जहाँ ये दोनों विराम लेते हैं, वहाँ विशेष अर्थ के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे। दो घर में गंगा है। तीन रात बिल्कुल अंधेरी है। रूपांतरण के आधार पर शब्द क विकारी, ख अविकारी, अव्यय। क विकारी जिन शब्दों का रूप परिवर्तन लिंग, काल, कारक, वचन, पुरुष आदि के आधार पर हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार होते हैं। विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा
संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम, अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सीता, प्रियंका, संतोष, दिल्ली, आगरा, पुस्तक, कलम, मेज आदि। 2 जातिवाचक संज्ञा। जहाँ पर किसी विशेष समूह आदि का बोध होता है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे मनुष्य, पर्वत, हाथी, फल, देश, नदी आदि। नोट जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञाएं भी सम्मिलित है। द्रव्यमान संज्ञा। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी आदि। समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का ज्ञान होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सोना, कक्षा, परिवार, भीड़ आदि। 3 भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, क्रोध, शत्रुता, सहायता, प्रशंसा आदि। नोट 1। कहीं कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया जाता है, जैसे 1 किसी न किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं। 2 जयचंदों के कारण ही देश पराधीन हुआ। 1 कई बार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए होने लगता है, जैसे 1 उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। 2 नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उपरोक्त वाक्यों में पंडित जी व नेताजी शब्द जातिवाचक होते हुए भी जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हुए हैं। सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी प्रसंग में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। पहला वह स्वयं, दूसरा सुनने वाला, तीसरा अन्य व्यक्ति। इन्हें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे 1 सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। 2 यह पुस्तक अच्छी है। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे 1 शायद दरवाजे पर कोई है। 2 घी में कुछ मिला है। 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में प्रश्नबोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे 1 तुम यहाँ क्यों आए हो। 2 तुम विद्यालय कब जाओगे। 5 संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सर्वनाम कहते हैं, जैसे 1 जो करेगा सो भरेगा। 2 जैसी करनी वैसी भरनी। 6 निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे 1
सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार उसके लिंग और वचन होते हैं। 2 सर्वनाम शब्दों में लिंग संबंधी कोई विकार नहीं आता। क्रिया, जहां पर किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया से प्रकार सकर्मक, अकर्मक, कर्म का अभाव। क्रिया के प्रकार इस प्रकार है। 1 पूर्वकालिक क्रिया संयुक्त वाक्यों में पहले हुए कार्य की प्रक्रिया, जैसे वह खाना खाकर सो गया। 2 क्रियार्थक संज्ञा किसी वाक्य में जब क्रिया संज्ञा के स्थान पर तथा उसके रूप में प्रयुक्त हो, जैसे 1 धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 2 टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। 3 संयुक्त क्रिया जब 2 क्रियाएं वाक्य में एक रूप में प्रयुक्त होकर संयुक्त क्रियाएं होती है, जैसे 1 बच्चे खेला कूदा करते हैं। 2 चिड़िया आकाश में उड़ा करती है। 4 द्विकर्मक क्रिया जो क्रिया वाक्य में 2 कर्मों के साथ प्रयुक्त हो, द्विकर्मक होती है, जैसे 1 शिक्षिका ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। 2 राम ने रहीम को थप्पड़ मारा। 5 नाम बोधक क्रिया जिस क्रिया का निर्माण संज्ञा और विशेषणी से होता है वह नाम बोधक क्रिया होती है, जैसे निराश होना, अभिशाप होना। 6 सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य पूरा करती है, सहायक क्रिया होती है, जैसे हूँ, है, था, थी, थे, हो, गा, गीगे इत्यादि। विशेषण, परिचय जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण और विशेष जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य और जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं, जैसे मोहन बहुत सुंदर है। यहाँ सुंदर विशेषण है, बहुत प्रविशेषण है। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 परिमाणवाचक विशेषण, 3 संख्यावाचक विशेषण, 4 सार्वनामिक विशेषण। 1 गुणवाचक विशेषण जिन विशेषणों से पदार्थ के या व्यक्ति के गुण, आकार, दशा, अवस्था, रंग, काल, स्थान, रूप, स्थिति आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, दानी, पीला, छोटा, बड़ा, मधुर, नरम, कठोर, उत्तरी, पूर्वी, नया, युवा, देशी, प्राचीन आदि। 2 परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता प्रकट करे उसे परिमाणवाचक कहते हैं, जैसे थोड़ा दूध, कम चीनी, कुछ घी आदि। 3 संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 3 लड़के, चतुर्थ वर्ग, 10 गुना आदि। 4 सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे वह खंभा गिर जाएगा। यह सर्वनाम खंभा की विशेषता प्रकट कर रहा है, आता वह सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण की तुलना 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की विशेषताओं की तुलनात्मक कमी या अधिकता प्रकट करने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती है। 1 मूलावस्था, 2 उत्तरावस्था, 3 उत्तमावस्था। 1 मूलावस्था इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है, केवल सामान्य कथन द्वारा विशेषण बताया जाता है, जैसे 1 अरुण अच्छा लड़का है, 2 काली गाय घास खा रही है। 2 उत्तरावस्था इसमें 2 व्यक्तियों या पदार्थों की तुलना करके एक को दूसरे से अधिक या न्यून बताया जाता है, जैसे 1 अरुण राजीव से अच्छा है, 2 वह तुम्हारी अपेक्षा ज्यादा समझदार है,
3 उत्तमावस्था, इसमें 2 या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक को सबसे बढ़कर या सबसे कम बताया जाता है। जैसे 1 अरुण सब छात्रों से अच्छा है। 2 हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। 1 राधा गीत गाती है। 2 राधा गीत गाती थी। 3 राधा गीत गाएगी। इन वाक्यों में है से वर्तमान का बोध होता है। थी से बीते समय का और गाएगी से आने वाले समय का बोध होता है। वर्तमान काल के 3 मुख्य भेद माने जाते हैं। क सामान्य वर्तमान, जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने का सामान्य रूप से पता चले, उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे 1 शीला पुस्तक लिखती है। 2 मोहन चित्र बनाता है। इन वाक्यों में ता, ते, ती है लगता है। ख अपूर्ण वर्तमान, जिस क्रिया के वर्तमान काल में क्रिया के होते रहने का पता चले, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे 1 शीला पुस्तक लिख रही है। 2 मोहन चित्र बना रहा है। ग संदिग्ध वर्तमान रहा, रहे, रही के साथ हूं, है, हो लगाकर बनता है। जिस क्रिया के वर्तमान में होने पर संदेह हो, संदिग्ध वर्तमान है। 1 शीला पुस्तक लिखती होगी। 2 मोहन चित्र बना रहा होगा। ता, ते, ती लगाकर होगा, होगी, होगा का प्रयोग करते हैं। भूतकाल बात जिस क्षण कही जा रही है, उससे पहले अथवा बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे 1 उसने गीत गाया। 2 प्रभात गया था। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। क सामान्य भूतकाल, जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे 2 दीपक ने पाठ याद किया। 1 उसने गीत गाया। ख आसन्न भूत, जब क्रिया अभी अभी पूरी हुई हो तो उसे आसन्न भूत क्रिया कहते हैं। जैसे 1 आज वर्षा हुई है। 2 दीपक ने पाठ याद किया है। ग पूर्ण भूतकाल, जब क्रिया भूतकाल में बहुत समय पहले समाप्त हो चुकी हो, उस क्रिया को पूर्ण भूत क्रिया कहते हैं। जैसे 1 उसने गीत गाया था। 2 दीपक ने पाठ याद किया था। घ अपूर्ण भूतकाल, जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो चुकी हो और अभी समाप्त न हुई हो, उसे अपूर्ण भूत क्रिया कहते हैं। जैसे 1 वह गीत गा रहा था। 2 दीपक पाठ याद कर रहा था। न संदिग्ध भूतकाल, जिस क्रिया के भूतकाल में पूर्ण होने के विषय संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे 1 उसने गीत गाया होगा। 2 दीपक ने पाठ याद कर लिया होगा। 3 आज वर्षा हो चुकी होगी। 4 मंजीत प्रथम आ चुका होगा। च हेतु हेतुमय भूतकाल, जो क्रिया भूतकाल में हो सकती थी परंतु हो न सकी, उसे हेतु हेतुमय भूतकाल कहते हैं। जैसे 1 यदि तुम आते तो वह गीत गाता। 2 यदि अध्यापक कहता तो दीपक पाठ याद करता। 3 यदि हवा न चलती तो आज वर्षा होती। 4 यदि मेहनत करता तो मंजीत प्रथम आ जाता। भविष्यत काल, बात जिस समय कही जा रही है उसके बाद अथवा आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध होता है, वह भविष्यत काल कहलाता है। अंत में एगा, एगी, एगे रूप आते हैं। 1 सीता कल जयपुर जाएगी। 2 आज नानी आ जाएगी। 3 कविता गाएगी। 4 कल वर्षा होगी।
भविष्यत काल के दो भेद हैं। क सामान्य भविष्यत क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का पता लगे, उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे राजीव और आकाश जयपुर जाएंगे। 2 मैं खाना खाऊंगी। 3 मोहन कल स्कूल जाएगा। 4 राधा कल गाएगी। ख संभाव्य भविष्यत क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना है, उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे 1 राजीव और आकाश शायद जयपुर जाएंगे। 2 मैं शायद खाना खाऊंगी।